इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। दबीर भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनाने वाली राम राम। राम राम भाई गिरधारी भाई। जी दबीर भाई। भाई आज तो कति धूल दुपोड़ हो रहे। हाँ। और या नहीं बात समझ में आ रही कि इब आलूओं वाला किला खाली होया और करें तो करें कि इब के बो में दबीर भाई। इतने काम आप पे हैं कि खेती है, जो मर्जी कर लो। जो मर्जी तो कर लो, बात तो खेत खाली की इब के बोवें, इब मतलब कौन सी फसल बोवें या उसमें के काम करें के ना करें, या एक यक्ष प्रश्न बन रहा। तो काम तो हमको बहुत हैं, बहुत फसल हैं, तिन्नी फसल भी हैं, लेकिन एक फसल आप कर सको। एक कौन सी? कर तो बहुत सको, लेकिन मेरी इच्छा है कि कर लो, क्योंकि मैं भी काम करूंगा। अच्छा, आप भी करोगे? हाँ। क्या करोगे? मैं लाऊंगा सूरजमुखी। तो सूरजमुखी के बारे में भाई ज्ञान तो होना जरूरी है। हमने तो पहली बार लानी पड़ेगी फिर, या आपने पहली बार लानी पड़ेगी? कई साल पहले लाई थी। तो कई साल पहले आपने लाई थी, तो आप विशेषज्ञ ने जाके मिले होंगे। विशेषज्ञ ने तो मिले थे, पर अब तो सारी बातें भूल भाल गए। कोई बात नहीं, भूल गए तो हट के फिर विशेषज्ञ से बात हो रही है। अच्छा। हाँ, जो आप विशेषज्ञ की बात सुनेंगे, सारी वैज्ञानिक विधि जानेंगे, तो बढ़िया सूरजमुखी फसल लोगे। तो फिर बात कद सुनवाओगे, किस दिन सुनवाओगे, या बात करने जाओगे? बात तो करे, मैं सुन लो सुनवाओ भी। सुनो फिर। सूरजमुखी की काश्त, इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विनोद कुमार जी को, जो उपमंडल कृषि अधिकारी हैं चीका में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम भाई। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि सूरजमुखी का जो महत्ता है वो क्या है? सूरजमुखी एक, अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तेलीय फसल है जी। जो हमारे देश के अंदर जो खाद्य तेलों का इस्तेमाल होता है, वो खाद्य तेलों में से लगभग 12 से 13% खाद्य तेलों का इस्तेमाल सूरजमुखी का भी होता है जी। जो सूरजमुखी का जो तेल निकलता है, उसके तेल का लगभग 12 से 13% हम अपने खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस फसल को सिवाय हम साल भर के 2 महीने छोड़ के जी, दिसंबर और जनवरी, या दिसंबर सिर्फ एक ही महीना लगा हुआ, आप दिसंबर और जनवरी को छोड़ दें जी, तो पूरे वर्ष भर इस फसल की काश्त की जा सकती है जी। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो जोन है, जो नॉर्थ इंडिया का जोन है, वो एग्रोक्लाइमेटिक एक ऐसा जोन है जो इस फसल के लिए बहुत शूट करता है जी। तो इस फसल को हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर हम इसको तीसरी फसल के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में इसको दूसरी फसल के रूप में लेते हैं। तो हमारे यहाँ किसान को इससे दोहरा लाभ प्राप्त हो सकता है। एक तो किसान जो है, जैसे धान के पश्चात आलू वगैरह करते हैं या तोड़िया वगैरह करते हैं, तो उसके पश्चात तीसरी फसल के रूप में जैद रबी में जी, इस फसल को ले सकते हैं और एक दोहरा लाभ कमा सकते हैं। तो जैसे आपने अभी बता रहे थे आप कि इसकी बिजाई का समय भी अब चला हुआ है, जैसे मैंने बताया कि 15 जनवरी से लेके जी और 15 मार्च तक हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये सही उपयुक्त समय ये है। बिल्कुल उपयुक्त समय है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई ज्यादा देर ना करें, 15 मार्च के बाद ना जाएं, बल्कि मैं तो ये सिफारिश करना चाहूंगा कि वो मार्च के पहले हफ्ते के बाद आगे ना जाएं, क्योंकि ये जो फसल है, इसकी जितनी भी हमारे पास किस्में हैं, वो सभी किस्में जो है लगभग 100 दिन के आसपास पक जाती हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मार्च के पहले सप्ताह के पश्चात इस फसल की बिजाई ना करें, और लगभग इसको अंतिम सप्ताह में, जो हमारा फरवरी का जो अंतिम सप्ताह है, तब तक उसको पूर्ण कर लें जी।
तो बिजाई के समय की बात आपने की है, फिर आती है बात किस्म की जी, क्योंकि किस्में कई होती हैं और थोड़ा सा अक्षेत्र का भी किस्मों में एक रोल रहता है जी। तो कौन कौन सी किस्में अपने अक्षेत्र के हिसाब से विशेष रूप से कारगर हैं? मुख्यतः हम उत्तरी भारत की ही बात करेंगे पुरुषोत्तम भाई, और उत्तरी भारत में जो प्रचलित जो हमारी किस्में हैं और जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिशशुदा भी हैं, मैं उन किस्मों का आपके सामने नाम लेना चाहूँगा। उन किस्में जो और वो हमारी वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिशशुदा भी हैं, उनमें से हमारी KBSH1 माइको की एक वैरायटी हमारे पास आती है, MSFH8 PAC36 KBSH44 और एक HSFH 848। ये सभी किस्में जो हैं हमारा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं और वैज्ञानिक इसकी सिफारिश भी करते हैं, और ये सभी किस्में जो हैं लगभग 100 से 110 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए इन किस्मों का जो समय है वो किस्मों का समय है कि आप जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह से लेके और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक इन किस्मों की बिजाई को पूरा कर दें। यानी कि एक तरह से अगेती किस्मों ये अगेती किस्में हैं जो समय की बिजाई के अनुसार है। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में मार्केट में अवेलेबल हैं जो उनका बीज बाजार में दिया जाता है। तो ये तो अभी किस्मों की बात की आपने जी, और किस्मों के बाद आती है बीज की मात्रा जी, और बीज की मात्रा में भी थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है जी। कुछ पछेती है या दरमियानी है या लेट वाली है, तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो मोटे तौर पे बीज की मात्रा सूरजमुखी की काश्त के लिए कितनी रहती है? पुरुषोत्तम भाई, बीज की मात्रा तो वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश शुदा यही है कि 2 किलो बीज प्रति एकड़ का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर किसान भाई अगर छींटा मारते हैं, अगर किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड अपनाते हैं, छींटा मार के अपनी बिजाई करना चाहते हैं, तो लगभग 2 किलो बीज प्रति एकड़ उनको आवश्यकता रहती है। अगर किसान भाई इस फसल की बिजाई लाइन सोइंग से करना चाहते हैं, लाइन मतलब कि 2 लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 2 फुट का रहता है, और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 9 से 10 इंच का रहता है। अगर इस प्रकार बिजाई करना चाहते हैं किसान भाई, लाइन सोइंग करना चाहते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करके लगाना चाहते हैं और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करना चाहते हैं, तो लगभग हमारा 1.5 किलो बीज में काम चल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे 1 एकड़ में लगभग 22 से 25,000 प्लांट आपके सूरजमुखी के होने चाहिए। इतने पौधे तो होने चाहिए और ये लगभग 1.5 से 2 किलो बीज में हमारी इतनी मेंटेनेंस हमारी हो जाती है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 1 एकड़ के लिए सूरजमुखी का 1.5 से 2 किलो बीज चाहिए हमें। उचित मात्रा है उसकी, और उससे लगभग आपके 22 से 25,000 पौधे जो है प्रति एकड़ आपके हो जाएंगे। तो बिजाई के तरीके में जैसे आपने थोड़ी सी बात की, इसको और थोड़ा सा और विस्तार में इसमें अगर किसान भाई, जैसे मैंने बताया कि किसान भाई अगर छींटा मारते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड अपनाते हैं, तो उसमें लगभग 2 किलो बीज में काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसान भाई लाइन सोइंग करना चाहते हैं, लाइन सोइंग इन द सेंस कि लाइनों में उसकी बिजाई करें, तो 2 लाइनों की जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 2 फुट होनी चाहिए, 2 फीट, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 9 से 10 इंच के आसपास 9 से 10 इंच। हाँ, और गहराई की बात करें, गहराई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर जो हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा हमारा बीज लगाया जाता है। तो यदि ऐसा तरीका हम बिजाई का रखें तो हमारी सूरजमुखी की जो फसल है वो अच्छी रहेगी, और जो प्लांट पॉपुलेशन है, जो पौधों की संख्या जो है, वो पौधों की संख्या भी हमारी जो ऑप्टिमम है, जो अधिक उत्पादन में हमारी सहायक हो सकती है, हम उतनी उसकी संख्या बना लेंगे पौधों की, और वो मतलब कम से कम संख्या इतनी होनी चाहिए हमारे खेत के अंदर। जी, यानी कि ये तरीका अपनाएंगे तो इतनी संख्या रहेगी। तो फिर खेत में हमने बिजाई कर दी, तरीका भी आपने बता दिया, फिर आगे बात आती है खाद और पानी की। तो कितनी मात्रा में कौन सी खाद हमने सूरजमुखी की खेती में डालनी है? पुरुषोत्तम भाई, क्योंकि तेल वाली फसल है जी, और डीप रूटेड क्रॉप है, जिसकी जो जड़ें हैं वो गहरी जाती हैं जी, और ये जो फसल है एक ऐसी फसल है कि जो ये खेत को पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट कर देती है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स खेत के अंदर हैं उन सब का ये शोषण करती है जी। सूरजमुखी की फसल के जीवन चक्र हेतु, यानी कि लगभग 100 दिन का जो फसल चक्र है, जो जीवन चक्र है इस फसल का, उसको संपूर्ण मात्रा में, उचित मात्रा में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके अनुसार अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 50 किलो हमें चाहिए डीएपी जी, 50 किलो डीएपी, और लगभग हमें चाहिए
सल्फर की मात्रा उसमें हमें कुछ चाहिए जी। और साथ साथ उसमें नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। जी। अगर हम इसको कैलकुलेट करके चलें तो लगभग इसके अंदर आपको 40 किलो शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए जी। और 20 किलो शुद्ध फास्फोरस चाहिए जी। और साथ साथ क्योंकि तेल वाली फसल है और अगर तेल वाली फसल के अंदर अगर हम सल्फर की मात्रा अप्लाई करते हैं जी। तो वैज्ञानिकों की सिफारिश है, वैज्ञानिकों ने ये एक अनुसंधान किया हुआ है कि सल्फर डालने से तेल की मात्रा फसल के अंदर बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं सिफारिश करना चाहूंगा कि लगभग 40 किलो शुद्ध नाइट्रोजन किसान भाई, जो कि हमारे लगभग 2 कट्टे से पूरी हो जाएगी, और 20 किलो शुद्ध फास्फोरस जो कि हमारे 1 कट्टा डीएपी से पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं सिफारिश करना चाहूंगा कि किसान भाई बजाय डीएपी के जी सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपका सल्फर भी उचित मात्रा में मौजूद रहता है जी। तो अगर आप उस खाद को डालोगे दोनों की उससे आपको फास्फोरस तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ उसी कीमत में आपको एक्स्ट्रा सल्फर मिल जाएगा, जो कि तेल वाली फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है सुपर का इस्तेमाल करें बजाय डीएपी के। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आगे तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी और आप कह रहे कि मानसून आने से पहले पक जानी चाहिए फसल, तो इस बीच में जो सिंचाई है वो कितनी सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को रहेगी? उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे चर्चा करना चाहूंगा। खरपतवार नियंत्रण जो है, हम खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं इस फसल के अंदर? जैसे ही हमारी वैज्ञानिक एक सिफारिश है कि जैसे ही आप फसल की बिजाई करते हो तो जैसे आपने सुबह बिजाई करी है जी, तो वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं कि उस दिन शाम को आप खरपतवार नाशी, उसी दिन शाम को खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे कर दें। और उस दवाई का नाम है पेंडामेथिलिन जी। पेंडामेथिलिन दवाई बहुत कॉमन दवाई है। अगर किसान, और वो दवाई काम कैसे करती है? प्री इमरजेंस कि पौधे को, खरपतवारों को जामने से पहले रोक देती है। तो हम सिफारिश करते हैं कि जैसे ही किसान भाई बिजाई करे उस दिन शाम को लगभग 100-200 लीटर पानी के अंदर लगभग 1.25 लीटर पेंडामेथिलिन नाम की दवाई जो है स्टॉम्प के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, उसका खेत में थोड़ा स्प्रे कर दें जी। उससे 100 क्या होगा स्प्रे करने से आपका कि जो भी हमारे खरपतवार आगे 2-4 दिन के अंदर जिनको जमाव लेना है तो वो रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जी, वो रुक जाएंगे। हाँ, इस दवाई का जो हमारा मुख्य जो बीज है उसके ऊपर कोई असर आने वाला नहीं होता। खरपतवार नहीं होंगे, उगेंगे नहीं तो फसल की पैदावार होगी निश्चित तौर पे। अगर अभी हमने, क्योंकि नमी थोड़ी बहुत ही तो रहेगी खेत में, नमी के तुरंत बाद हमने सूरजमुखी काश्त कर दी, बिजाई कर दी, उसकी बिजाई का तरीका आपने बता दिया जी, और खरपतवार की रोकथाम भी बात कर दी जी। तो उसके अब बिजाई के कितने दिन बाद हम सिंचाई करेंगे? फिर उसमें सिंचाई का अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसान भाई जब छिट्टे की बिजाई करते हैं जी, तो उस टाइम तो किसान भाई ये देखते हैं कि खेत के अंदर बदतर कंडीशन मौजूद है या नहीं है जी। तो अधिकतर किसान जो है बदतर ऑप्टिमम मॉइस्चर जो होता है हमारा, उस मॉइस्चर पे ही उसकी बिजाई करते हैं जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम जब लाइनों में करते हैं, लाइनों में जब हम रिजिज बनाते हैं जी, तो वहाँ कई बार मॉइस्चर हमारा कम होता है। तो अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि लाइनों में बिजाई करने के बाद, हाथ से बिजाई करने के पश्चात उसी दिन शाम को किसान भाई जो है उन जो बीच में चरें जो बनती हैं हमारी, उन चरों के बीच में जो खाड़ियां जो बनती हैं, उन खाड़ियों में इरीगेशन कर देते हैं। तो उस इरीगेशन से जो नमी पहुंचती है वो बीज तक पहुंचती है और उससे हमारा बीज जमा हो लेता है। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप बदतर कंडीशन में बिजाई करो या सूखी कंडीशन में बिजाई करते हो आप, तो उसके बाद फिर पानी लगा देते हो। तो 2 तरीके हैं। तो ये जो आपने बताया था ना, दवा छिड़काव, खरपतवार की दवा छिड़काव के बाद पानी लगाना इसको, तो ऐसी बात जो है ना वो किसान को पता होना चाहिए जी बिल्कुल, कि पहले मैंने बिजाई करनी है, फिर ये खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना है जी, और फिर हल्की सिंचाई करनी है, ताकि वो जो मॉइस्चर जो चाहिए जमाव के लिए वो मॉइस्चर जो है, नमी जो है हमारे बीज तक पहुंच जाए। तो डॉक्टर साहब आगे अभी देखो खाद पानी सारी बातें होगी। हाँ, उसके पश्चात पानी की मात्रा आगे हम इरिगेशन कैसे कर सकते हैं जी। तो एक फर्स्ट इरिगेशन के पश्चात मैं समझता हूँ कि आगे लगभग 20-25 दिन उस फसल को जब पौधा हमारा जमाव ले लेता है तब तक पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं कि उसके पश्चात आपको लगभग 30 दिन के आसपास, यानी कि 1 महीने आपको 30 दिन के आसपास आपको सिंचाई करनी चाहिए, और उसके बाद हर लगभग 10-12 दिन के पश्चात आपको खेत की सिंचाई करते रहना चाहिए जी।
और जैसे फसल बढ़ेगी डॉक्टर साहब, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कीट जरूर लगेगा जी। उसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, उससे पहले हम चर्चा ये करना चाहेंगे कि इस फसल में कौन कौन से कीट लग सकते हैं, बीमारी लग सकती हैं। देखिए, जैसे ये लगभग हमारी फसल 40-50 दिन की जब होती है, तो जैसे उसका बटन जो डोडी होती है, बटन फॉर्मेशन उसका शुरू हो जाता है जी। और बटन फॉर्मेशन के समय एक ऐसा एक वातावरण हमारे आसपास होता है जी, क्योंकि उस समय ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, तो कीटों को पनपने के लिए एक बहुत ही कंजेनियल वहाँ एनवायरनमेंट हमारा होता है। तो उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे कीट और बहुत सारे पतंगे और बहुत सारी बीमारियां जो है वहाँ जन्म लेती हैं, और क्योंकि तितलियां भी बहुत सक्रिय हो जाती हैं और तितलियां वहाँ अंडे देती हैं और विभिन्न प्रकार की तितलियां घूमती हैं, तो उस समय जो है हमारे कुछ इस प्रकार के कीट जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं जी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे ही हमारा पौधा कई बार जब जर्मिनेशन लेता है पौधा जी जी, और 2 या 3 इंच का पौधा होता है हमारा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीट जो है सूरजमुखी की फसल के ऊपर अटैक करता है जी। उसको हम बोलते हैं कटवा सुंडी। कटवा सुंडी, कटवा सुंडी जी। वो सुंडी क्या है, पौधे को जहाँ से पौधा तना जो है जमीन से लगा होता है जी, यानी जमीन से ऊपर जो तना निकलता है, तो वो कटवा सुंडी जो है उसको वहीं से काट देती है जी। अगर उसकी समय पर रोकथाम ना की जाए तो वो कटवा सुंडी जो है बहुत भारी किसान को नुकसान कर सकती है, और उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हल्की फुल्की दवाइयाँ सिफारिश की गई हैं और बहुत साधारण सी दवाइयाँ हैं। कोई भी कीटनाशक आपको मार्केट से मिलता है उस कीटनाशक आप स्प्रे करके उसको रोक सकते हैं। उसके पश्चात जब हमारी फसल बड़ी होती है, जब हमारी फसल बटन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, उस समय उसके ऊपर बहुत सारे कीट अटैक करते हैं। उनमें उन कीटों में से जैसे आपका कटवा सुंडी तो स्टार्टिंग में कर देती है, उसके बाद हमारे बालों वाले सुंडी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हमारा फूल छेदक है, पत्ता छेदक है, और उसके बाद ये तो कीट हैं ही हैं, लेकिन जब हमारा फूल पूरा खिल जाता है जी, पूरा फूल खिलने के उपरांत जो है हमारे पक्षी बहुत नुकसान करते हैं। उन पक्षियों में जैसे हमारे कबूतर हैं, तोता है, और जो अन्य जो हैं जो बीज खाने वाले जो पक्षी हैं वो नुकसान करते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो जीव हैं, जो हैं कीट हो चाहे पक्षी हो, ये फसल के ऊपर नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों को इनकी रोकथाम के लिए, इनसे बचाव के लिए भी पूर्ण एक समुचित प्रबंध करना चाहिए ताकि उसकी फसल को नुकसान ना पहुंच सके। तो अंत में डॉक्टर साहब हम पूछना चाहते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कीट के साथ साथ कुछ बीमारियां अटैक करती हैं जी। बीमारियां जैसे ऐसी बीमारी जैसे फूल गलन नामक की बीमारी आ सकती है, जिसमें हमारा फूल गलना शुरू हो जाता है, और एक ब्लाइट नाम से हमारी बीमारी आती है जी। उस ब्लाइट में भी हमारा जो एक पैदावार के ऊपर बहुत भारी असर पड़ सकता है। साथ साथ जड़ गलन भी हमारी आ सकती है, उससे भी हमारा संपूर्ण पौधा जो है नष्ट हो जाता है। तो इन सभी जो कीट हैं और जो बीमारियां हैं, अगर किसान भाई किसी कृषि अधिकारी के मार्गदर्शन में, कृषि वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में अगर इसकी काश्त करता है तो समुचित इसका प्रबंधन करता है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके नुकसान को रोका जा सकता है। तो बीमारियों और कीटों से भी बचाव हमने फसल का करना है, पर ये हम जरूर पूछना चाहते हैं कि ज़्यादा उत्पादन हमने सूरजमुखी का लेना है तो कौन कौन सी सावधानियां एक किसान भाई को रखनी चाहिए? पुरुषोत्तम भाई, अगर फसल चाहे कोई भी हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे धान हो, चाहे अपना गेहूं हो, सब्जियां हो, उसमें से 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। पहली चीज तो है खेत की अच्छी से तैयारी करें आप जी। खेत को मतलब कि जिस प्रकार से समतल कर लें, बुरबरा कर लें, हर प्रकार की अच्छी तैयारी करें। उसके पश्चात किस्मों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस्म कौन से लगानी है, ऐसा नहीं कि किस्म जो लेट बोई जाने वो पहले लगा दो आप, या जो पहले बोई जाने वो लेट लगा दो आप, तो वो भी आपको नहीं करना है। समय की हुई किस्मों की बिजाई करें और समय पर बिजाई करें जी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस्मों का चुनाव और समय की बिजाई। उसके पश्चात आप ये जो कीट जैसे मैंने बताया आपको कटवा सुंडी, अगर कटवा सुंडी को आपने इग्नोर कर दिया तो कटवा सुंडी आपके खेत में बहुत भारी नुकसान करेगी। तो उससे भी आपको बचाव करना है। बीमारी या कीट लगे उसका फौरन उपचार करें, तुरंत उपचार करें। और उसके बाद फिर खरपतवारों का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खरपतवारों का नियंत्रण भी समय पर करें। अगर खरपतवारों का नियंत्रण आप समय पर करोगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने वाला है, लाभ मिलेगा आपको। संतुलित खादों का प्रयोग करें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपने डीएपी डाल दिया, सिर्फ यूरिया डाल दिया। जो हमारी मधुमक्खी है वो दिन के लगभग 12 बजे तक सक्रिय रहती है और वो हमारे पोलिनेशन का ही काम करती है जी। डॉक्टर विनोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और सूरजमुखी की काश्त के बारे में आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। हम उम्मीद ये करेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं इसका जरूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम भाई। तो धर्मेंद्र भाई गिरधारी भाई कमाल हो गए।
ये तो कर लो खेती ये तो। हाँ अब तो देखो भाई शुरू बीज तक लेके और भाई आखिर तक की बात सारी समझाई डॉक्टर साहब ने। अभी आपका जो खेत है खाली रहने का न्यूनता हो, कल का कार्यक्रम क्या होगा? कल का कार्यक्रम है भाई बसंतकालीन गन्ना की काश्त पे फोन इन कार्यक्रम होगा। अच्छा। और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर मेहरचंद जो कि सचिव हरियाणा किसान आयोग व गन्ना विशेषज्ञ हैं। तो उनसे कल कोई भी सवाल करके भाई अपना जवाब ले सके। तापमान के बारे में बात करो। तापमान आज का अगर बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम, और 8 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम। अच्छा। और कल का अनुमान ये है कि कल तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। और जहां तक बात है कि बादल की बरसात की, कल थोड़े बहुत आंशिक रूप से बादल हो सकते हैं, बरसात की कोई संभावना नहीं है। पर एक संभावना तो है कि भाई ने ये रागनी सुना जा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुने ते सुनामू तन्ने जकर सठाणी उस तारा चंद के हाल का वो सुने ते सुनाऊं तन्ने जकर सठाणी उस तारा चंद के हाल का शेठ की खेली हुई थी ज्योति आज तबीयत देख देख कह रोती, तबीयत देख देख कह रोती। आज मिलते न मोती पड़े कहा कर खानी कदे हंस था सरोवर ताल का टोटे के बीच मरस एक लड़के ने ली है फरस, एक लड़के ने लिए फरस। उसने गहन धरस है उसकी उम्र से यानी वो बालक से 6 साल का। वे सुनते सुनाऊं तन्ने जकर सठानी उसे तारा चंद के हाल का। शेठ कदे कदे था न्यामी मारे किसी सो करते गुलामी, मारे किसी सो करते गुलामी। आज देखा जाता ना श्यामी भरा आँखों में पानी उसका भेष कति कंगाल का। की इज्जत मिली धूल में
जैसे कोई भौरा बुच्चा हो फूल में, जैसे कोई भंवरा बुच्चा फूल में। श्री लक्ष्मी चंदे भूल में न जानी सिर पे बजे था नकारा बहरी काल का। वे सुने ते सुनाऊं तने जगरे सचाई उसे तारा चढ़ने के हाल का। रणबीर भाई, या तो उसमें अपना रागनी जी ये भी नहीं बताओ। मेरी एक समस्या आ रही है। समस्या? हाँ। और आपने? हाँ, वो के मेरे पे बेर के पेड्डे बहुत बढ़िया बढ़िया, बड़े अच्छे अच्छे मोटे मोटे बेर, बढ़िया मीठे लग रहे हैं। फिर उसमें दिक्कत हो रही जो उसकी टहनी जाती है ना पेड्डे की, हाँ, उस पर हम देखना उसमें मल सा, लकड़ी का बुरादा सा, जाड़ा सा, यूँ दिखा मैंने। कभी आप बेर ना खुआना चाह रहे हो इस करके कह रहे हो ना, बात? और यूँ देखा उससे कारण ना जो आगे बेर हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं जिस तरह तेज हवा चल रहा है एकदम वो टहनी टूट के गिर जाए, ठीक है नहीं, तो इस तरह से बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही? क्या उसके बोला ना तो कुछ कीड़ा दिखता। मैं बात करी थी, जो उद्यान विकास अधिकारी से बात हुई थी। अच्छा, वो कह रहे थे कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना है। अच्छा, नहीं जाड़ा पहले हटाना है जो है छाल में लगने वाली सुंडी है यार। अच्छा, दिख तो नहीं यार, दिखेगी क्या न, जाड़े तो दिख रहे। हाँ, जाड़े दिख रहे, बुरादा तो दिख रहा, वो भी दिख रहा, उसका मैल तो दिख रहा, और टहनी भी टूटे हैं। बिल्कुल। तो आप बिना किसी ने पूछे एक तो जो जाड़े से है ना लग रहे, उन हटा दो। अच्छा, फिर क्या करना आपने कि रुई के फोया ले लो। कलसी करने रुई भी मौका पड़ा। अच्छा, रुई के फो को दवाई के गोल में डुबो के, अच्छा। और किसी धातु की तार ले लियो, कोई तांबे की, कोई लोहे की तार कोई। अच्छा, और उसकी मदद से जो कीटों ने सुराख बना रखे नहीं, अच्छा, उसके हाँ, वो तो दिखे, मैं थोड़े मोरे से दिखे हैं। मोरों में वो दवाई सुड़नी है। अच्छा, और हर सुराख को फिर गिल्ली माटी से ढक दियो। अच्छा, घोल बनाने के लिए आपने क्या काम करना? हाँ, तो 10% मिट्टी के तेल का इमल्सन ले लियो। अच्छा, वो किस तरह बनेगा? 1 लीटर तेल, अच्छा, 100 ग्राम साबुन, अच्छा, और 9 लीटर पानी। अच्छा, ये एक वो बन जाएगा, गोल सा बन जाएगा, इमल्सन सा बन जाएगा। अच्छा, और ये सारे सुराखों में आपने सूड़ के और अच्छा। ऊपर गिल्ली माटी से ढकने हैं सुराख। अच्छा, इससे में सारे मर जाएंगे। कोई और दवाई भी है इसके लिए? भाई फिर स्त्रियां हैं कि 2 मिलीलीटर न्यूवान दवाई ले लो, 76 ताकत की। अच्छा, 10 लीटर ले लो पानी। अच्छा। इसका घोल बनाओ है, और इसके बाद सुराखों को मिट्टी से बंद करो। तो इस तरह जो हमारी जो बेर के पेड़ हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल और ठीक बढ़िया हो बेर जाएंगे। बढ़ेंगे, हम अपने भी खुआएंगे, और फिर आप चुपाड़ में लेकर आओगे और आप खूब खावेंगे। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। रणबीर भाई, तो समय की कदर करो, चलना पड़ेगा। जी जी जी। तो इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी और धर्मवीर भाई की राम राम।